Good morning, my class 7 student. Today is our turn of SST and we are going to study history chapter number 1 tracing changes through 1000 years. जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि हिस्ट्री हमारी 3 इसमें डिवाइडेड है. फर्स्ट है हमारी एंशियंट, सेकंड है मिडिएवल एंड थर्ड इज़ आवर मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये जो हमारा ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है वो आपका आएगा मिडिएवल हिस्ट्री में. तो इसमें हम ये देखेंगे 1000 ईयर्स बिफोर से लेके अब तक क्या चेंजेस हुए हैं. इट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री तक क्या क्या चेंजेस हुए अकॉर्डिंग मैप में, हमारे कल्चर में, हमारे सब चीज़ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. ओके, तो यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं. टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. ओके, ये जो है ये जो अरब जोग्राफर ने मैप तैयार किया था और उनका नाम था अल इद्रिसी. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंडियन मैप के सब कॉन्टिनेंट का डिटेल दिया था. और मैप 2 जो इसके बाद में है, दिस इज़ योर मैप 2. ये सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अर्ली 18th century एटलस नॉवेन ऑफ गुलेमे डे इज़ले उन्होंने बनाया था ये. ठीक है, नाउ मैप 2 was made in the 720s by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al-Idrisi's map, such India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. Okay, इनका क्या खासियत थी? अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया था, इनका ये खासियत थी कि ये मैप उल्टा बनाया था इन्होंने. जो हमारा नॉर्थ टॉप पे रहता था, इन्होंने साउथ को टॉप पे किया था. इट मीन्स श्रीलंका जो था वो आइलैंड के टॉप पर था. और इन्होंने प्लेसेस जो दिया था नाम मैप्स के, उन्होंने अरेबिक में उसको मार्क्ड किया था. ओके, अब ये इस कॉलम पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है. अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जोग्राफर अल इद्रिसी इन द 12th century शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी. तो उन्होंने ये मैप जो है उल्टा बनाया था, जो कहाँ से लैंड से सी तक का शो करता था, जिसमें हमारा श्रीलंका टॉप पर था और हमारा जो नॉर्थ था वो नीचे था. नॉर्थ इंडिया हमारा नीचे था. ओके, अब नाउ कार्टोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स मैप. जो पर्सन मैप बनाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर. ये मैप 1 जो है इसको बनाया था अल इद्रिसी ने. अब दूसरा मैप हम देख रहे हैं जो इसको बनाया था फ्रांस के, व्हाट इज नेम इट इज गिवन दैट इन दिस Guillaume de Isle. Okay, this map too was published by Guillaume de Isle. And there are some well-known names like कन्नौज in उत्तर प्रदेश, जिसमें कन्नौज की स्पेलिंग QANAUG लिखा हुआ है. और ये मैप जो है ये इसको 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, जब मैप 1 बन गया था उसके 600 साल बाद ये मैप 2 बनाया गया था. ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली. दिस मैप seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. इस मैप को कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे? जिसको बनाया था नॉवियर ऑफ गुआलम डे इज़ले ने. इसे सेलर्स जो सी रूट पे ट्रैवल करते थे वो लोग इस मैप का यूज़ करते थे रास्ता फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नाउ just given in this blue box, look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2. Are they as detailed as those on the coast? Follow the course of the river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in this map? Okay, इसको डिटेल आपको स्टडी करनी है इस मैप को, यानी आप जूम आउट करके देखेंगे और इसमें आपको पता चल जाएगा कन्नौज कहाँ है. और ये मैप सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे सेलर्स. Now, equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. जब मैप बनाया जाता था तो उनको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी. अब ऐसा तो नहीं हज़ारों साल पहले का चेंजेस जो हुआ है उसको कोई याद रखा होगा या कोई सर्वाइव कर रहा होगा. तो ये हिस्ट्री के थ्रू क्या करते थे, हिस्टोरियंस निकालते थे और उस बेस पे क्या होता था, पास्ट को प्रोड्यूस करके वो लोग मैप बनाते थे. नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज.
If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of language which have changed considerably over the years. Now, medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meanings of words also change over time. ओके जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो सारे यानी वर्ड्स के मीनिंग्स भी चेंज होते गए, वोकेबलरी चेंज होती गई, ग्रामर में भी चेंजेस आया. जैसे मीडियल पर्शियन जो था वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत डिफरेंट था. ओके नाउ जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. ठीक है, आज हम इंडिया को इंडिया कह रहे हैं, बट मीडियल टाइम पे वो क्या कहलाता था? हिंदुस्तान. हिंदुस्तान. Now the modern nation state, when the term was used in 13th century by Minhaj e Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab. ओके मिहनाज ए सिराज ने जो क्रॉनिकलर थे जिन्होंने पर्शिया में लिखा था, वो पहले पंजाब के एरिया को लेकर इनका नाम रखा था हिंदुस्तान. ना हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान. The area included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the early 16th century Babur used Hindustan to describe the geography. Okay, early century में बाबर ने क्या किया था? हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था कि जोग्राफी को वो डिस्क्राइब कर सके, उसके फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. फौना मीन्स फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड, और कल्चर जो वहाँ के रहवासी थे उनके संस्कृति से के हिसाब से वो डिस्क्राइब करते थे. एज वी सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th century पोएट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद. ओके इन लेटर हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि आमिर खुसरो ने किस तरह से इस वर्ड 14th century में हिंद वर्ड का यूज़ किया था. वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड द कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विथ इट टुडे. Now historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. अब हिस्टोरियंस क्या होते हैं, बहुत ही केयरफुल हो जाते हैं कोई भी टर्म्स को यूज़ करने में, बहुत ही केयरफुल हो जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मीनिंग्स या डिफरेंट थिंग्स उनको पास्ट से मिलता था. एक एग्जांपल यहाँ देखिए. टेक फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. एक टर्म हम जैसे फॉरेनर्स, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो बाहर के देश से आके हमारे देश में आते हैं घूमने फिरने, तो हम उनको कहते हैं फॉरेनर. ओके क्या कहते हैं उन्हें? फॉरेनर. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु नॉट एन इंडियन. ये हमारे इंडिया में क्यों यूज़ होता है फॉरेनर? जब हमें पता रहता है कि वो इंडियन नहीं है. इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज. और पहले के टाइम पे मध्यकालीन भारत में क्या होता था? फॉरेनर किसे कहा जाता था? एक अजनबी जो अपने गाँव में आ जाता था. समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. और जब वो उस सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं होता था, माने इंडिया का ही रहता था, ही कम फ्रॉम अनादर स्टेट या कोई भी जगह से आता था, वो वहाँ का नहीं रहता था, तो उसे हम सब मीडिएवल हिस्ट्री वाले क्या कहते थे? फॉरेनर कहते थे. बट नाउ द मीनिंग इज चेंज ना. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. इन पर्शियन अजनबी. हिंदी में उसे परदेसी कहते हैं और पर्शियन लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? अजनबी. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have different religious or caste backgrounds. Okay, अगर दो लोग एक ही सेम विलेज से बिलोंग करते थे तो वो फॉरेनर्स कंसिडर नहीं होते थे, बट वो अगर दूसरी जगह से, इंडिया में ही दूसरी जगह से आए तो दे विल नोन एज दे वुड लाइक टू कॉल देम फॉरेनर्स. अब उस टर्म में इस टर्म में चेंज हो गया क्योंकि अब हमारा क्या होता है, जब कोई फॉरेन कंट्री से यानी आउट ऑफ इंडिया से आता है, देन वी कंसिडर देम एज अ फॉरेनर. नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. हिस्टोरियंस क्या होते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अब उन्हें कोई चीज़ पता करनी है तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, आप लोगों को याद होगा. लिटरेचर का है, आर्किटेक्चर सोर्सेस होते हैं, ये सारे सोर्सेस होते हैं जिससे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता करते हैं कि पिछले यानी प्रीवियस एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या होता था. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 750. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में और इस साल हम पढ़ेंगे
और भी लोगों के बारे में कि 700 से लेके 1750 तक किसका रूल था, उन्होंने कैसे रूल किया था. नाउ यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर. देखो इट इज़ गिवन हियर, सोर्सेज दिया हुआ है ना, हमने भी पढ़ा था ना. न्यूमिज्मेटिक्स से हम लोगों को पता चलता था न्यूमिज्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स बताया था आप लोगों को, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. This slowly displayed other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more available. Okay, now ये चीज़ें था कि पेपर जो है वहाँ पे बहुत रेट यानी चीपर माने सस्ते में मिल जाता था पहले के पीरियड में, इसलिए वहाँ पे क्या है रिटर्न रिकॉर्ड्स हमको मिल जाते थे. नाउ द वैल्यू ऑफ पेपर. In this column you just see the value of paper. In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book but he did not have enough paper, so he watched the writing of a manuscript he did not want, dried the paper and used it. पहले के क्या करते थे मिडिल में, जो 13th सेंचुरी में, अगर किसी को कॉपी या वांटेड अ कॉपी टू कॉपी अ बुक, किसी को बुक को कॉपी करना रहता था तो उसके पास जब ज़्यादा पेपर नहीं होता था तो वो क्या करता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट वो लिखा रहता था, मैन्युस्क्रिप्ट भी मैंने बताया था इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो क्या करता था कि उसको धो डालता था और पेपर को फिर से उसको सुखाता था और फिर उसको यूज़ करता था. अ सेंचुरी लेटर इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर. सब बहुत सारे सेंचुरी में 100 साल का पीरियड जो होता है वो सेंचुरी कहलाता है. जो यानी 100 साल पहले क्या होता था कि जब कुछ भी चीज़ मार्केट से ख़रीद के आती थी तो उसको क्या करते थे, सब पेपर में रैप करके देते थे. तो अगर वो पेपर हमारे पास आ गया तो हम बहुत लकी कंसीडर हो जाते थे. ओके, नाउ टेल मी द व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल इन 13th और द 14th सेंचुरी. ये आपको सोच के बताना है कि 13th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में पेपर कब एक्सपेंसिव था और इजीली अवेलेबल था. ओके, नाउ इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, आपको क्लास वर्क और होमवर्क अभी मैं दे दूँगी. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.